हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्नर टेक्नीशियन बी का इसरो में आया हुआ क्वेश्चंस पेपर का। तो इस तरीके से मैं टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट सारे क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कराऊंगा और आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगा। तो ये है पहला वीडियोस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्नर 2015 में आए हुए सारे इसरो के क्वेश्चंस पेपर के, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर में पूछा गया था। इसरो में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर में। तो ये 2015 में पेपर हुआ था। टोटल टाइमिंग था 1 घंटे 30 मिनट और टोटल मार्क्स था 60 नंबर का पेपर होता था। तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका ऑफिशियली पेपर है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो हम आगे आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पेपर पर। तो जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आया हुआ था, क्वेश्चंस में दिया गया है। ये टर्नर का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था, एक रिम्ड छिद्र में बुरा सतह फिनिश के कारण पैच इस दोष का कारण इनमें से कौन सा है। तो इसमें पूछा था, ए रिम्ड होल हैज पैचेस ऑफ पुअर सरफेस फिनिश, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द केस ऑफ दिस डिफेक्ट्स। वेद छिद्र की रिमिंग अलाउंस अपर्याप्त के लिए, अत्यधिक कतरन के लिए, जॉब के लिए गलत रीमर का चयन, अपर्याप्त शीतलक के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेद छिद्र की रीमिंग अलाउंस, जब उसकी अलाउंस कम रहेगी तो उसमें सतह फिनिश के कारण पैच बन जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की परिधि 66 मिलीमीटर, उसका व्यास क्या होगा। एक वृत्त की परिधि जो है वो 66 मिलीमीटर है, उसका व्यास पूछ रहा है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल्स इज 66 mm, फाइंड इट्स डायमीटर। तो ये आप जानते होंगे कि जो हमारा वृत्त का परिधि होता है वो होता है पाई डी। वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई डी। तो पाई डी दिया गया है 66। तो यहाँ पे हम डी बराबर कह सकते हैं 66। पाई का मान होता है 22/7, तो इधर जाएगा 7/22 हो जाएगा। तो 22 × 66। तो आ गया डी बराबर 3 × 7, 7 × 21। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय छिद्र के रक्षण हेतु प्रयुक्त टाइप बी सेंटर डिल का संकुलन के सहित कोण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हिंदी थोड़ा सा अजीब टाइप की दी होती है, जो कि आप समझ नहीं आएगी, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखना होगा। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द फॉलोइंग काउंटर सिंक ऑफ सेंटर डिल टाइप बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर फोल्स। जो हमारी टाइप बी सेंटर टाइप ड्रिल होती है, तो वो कौन से एंगल में पाई जाती है। तो उसका ऑप्शन नंबर 120 डी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि उसका एक जो इस तरीके से बनता है सेंटर डिल का कोण, तो ऐसे आगे होता है, उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद उसका पूछा था संकुलन यानी कि काउंटर सिंक वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल आपको पूछ रहा है, तो ये आगे का, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, ये टोटल 120 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पे अगर ये एंगल पूछा जाए तो ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने टाइप में पाए जाते हैं, तो टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप आर, 3 टाइप के सेंटर डिल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कतरन यदि कर्तन गति भी मीटर प्रति मिनट में तथा परिक्रमण प्रति मिनट में यन में दिए गए हैं, तो कृतक डी का व्यास मिलीमीटर में कितना होगा। पता करने के लिए सही सूत्र का चुनाव करें। चूज द करेक्ट फार्मूलाज टू फाइंड द डाया ऑफ जॉब डी इन mm इफ कटिंग स्पीड भी इन मीटर प्रति मिनट एंड द रिवोल्यूशंस पर मिनट एन आर गिवन। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे कि v बराबर होता है पाई डी एन, पाई डी एन अपान 1000, ये फार्मूला होता है 1000। तो इसका अगर जब आप डी बराबर निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा डी इक्वल टू, डी बराबर निकल के आएगा तो डी यहाँ पे रुक जाएगा ये डी, और बाकी चीज़ें वहाँ गुणे में चली जाएंगे। तो v इंटू 1000 बटे पाई एन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम यह सी एस कटिंग स्पीड के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, उच्च गति इस्पात हाई स्पीड स्टील में मिश्र धातु पूछा है। टंगस्टन इस्पात होता है कि इस्पात निकिल होता है, टंगस्टन क्रोमियम बेरिलियम होता है कि निकिल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूंकि एच एस एस में हमने बताया था कि एच एस एस में होता है आपका टंगस्टन क्रोमियम एंड बेरिलियम, जो कि परसेंटेज मात्रा में अगर बात करें तो 18:4:1 का भी परसेंटेज भी होता है, 18:4:1 का परसेंटेज होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 18:8 जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील
के बारे में पूछा गया है। तो 18% टंगस्टन होता है कि 8% क्रोमियम होता है, 18% क्रोमियम, 8% निकिल, 18% निकिल, या 8% क्रोमियम, 18% क्रोमियम कि 8% कोबाल्ट। तो इसमें आप देखेंगे कि ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 18% क्रोमियम और 8% निकिल इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3/5, 3/5 को प्रतिशत में परिवर्तित करें। कन्वर्ट द 3/5 टू परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करता है 3/5 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20, तो 20 तिहाई 60, आंसर 60%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक लेथ बेड की सतह होनी चाहिए, रुक्ष होनी चाहिए कि साफ होनी चाहिए कि सही होनी चाहिए कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एक कैरेज का उपसाधक, द एसेसरीज ऑफ ए कैरेज इज। टेल स्टॉक होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, चक होता है, हेड स्टॉक होता है। कैरेज का उपसाधक किसको कहा जाता है? क्रॉस स्लाइड को कि हेड स्टॉक को कि चक को, टेल स्टॉक को? तो क्रॉस स्लाइड को ही कहा जाता है। 9वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कैरेज का ही एक पार्ट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि टूल पोस्ट डॉट डॉट पर आधारित है। टूल पोस्ट डॉट डॉट पर आधारित है। तो इसमें हो जाएगा हेड स्टॉक, बेड पर, टेल स्टॉक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। टूल पोस्ट जो होता है वो किसके ऊपर आरोपित होता है? कंपाउंड स्लाइड के ऊपर आरोपित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि 0.18 और 0.03 से विभाजित करें। तो इसको विभाजित करने के लिए आप कर सकते हैं 0.018 बटे 0.003। तो यहाँ पे दशमलव दशमलव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 छंगे 18, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ टर्निंग के लिए स्टीप टेपर पद्धति उचित होती है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल्स फॉर टर्निंग स्टीप टेपर? टेल स्टॉक विधि का ऑफसेटिंग, फॉर्म टूल प्लंजिंग, यौगिक स्लाइड का फिरकन, लेथ यौगिक की स्लाइड। तो जो हमारा स्टीप टेपर यानी छोटा टेपर दिया जाता है वो एक तो फर्म टूल विधि से जाता है, लेकिन जब यहाँ पे स्टीप टेपर की बात कर देता है तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है स्विबलिंग कंपाउंड, यानी कि स्विबलिंग द कंपाउंड स्लाइड, स्विबलिंग द कंपाउंड स्लाइड की माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 में यक्स का मूल्य, द वैल्यू ऑफ यक्स इन एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यक्स का मूल्य पूछा है तो इसमें दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक तो आप यक्स के वैल्यू में चाहे ए रख दीजिए या 4 रख दीजिए या -4 रख दीजिए, अगर बराबर 0 आ जाता है तो आपका वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। या आप दूसरे तरीके से इसको गुणनखंड मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप बाह्य पदों का गुणा इसका और इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 आएगा, 4 को इस तरीके से जोड़ना घटाना है बीच वाली संख्या 5 आ जाए, तो यहाँ -4x और x अगर हम कर देते हैं +4 बराबर 0 कर दें तो इसमें कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिए तो x -4 बचा, इसमें -1 कॉमन ले लिए तो x -4 बचा। तो इस तरीके से x -1 और x -4 2 बचा, तो x -1 बराबर जब 0 लोगे तो x का मान 1 निकलेगा और x -4 बराबर जब 0 लोगे तो x का मान 4 निकलेगा। तो 1 और 4 2 मान निकल के, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में दिया गया है कि डॉट डॉट के वर्तन हेतु टेल स्टॉक के ऑफसेट का उपयोग किया जाता है। ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक इज यूज्ड ऑफ टर्निंग। छोटे टेपरों के युक्त लंबे टेपर, छोटे टेपरों के लिए, मध्यम टेपरों के लिए, छोटे टेपर कोणों से युक्त छोटे टेपरों के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे टेपर कोणों से युक्त लंबे टेपरों के लिए। लेंथ ऑफ टेपर विद स्मॉल टेपर, चूंकि ये टेल स्टॉक ऑफसेटिंग विधि द्वारा पूछा था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि जब टेपर का बड़ा व्यास, देखिए ज्यादातर टेपर से ही क्वेश्चन पूछा गया, जब टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक एंडो पर होता है तब ऑफसेट किसकी ओर बढ़ता है?
तो इसमें जब पूछ रहा है ऑफसेट विधि में, तो जब लंबा होगा तो किस तरफ होगा, तो वो प्रचालक की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कुंडलिनी गिरोह का उपयोग डॉट डॉट में किया जाता है, तो ये किया जाता है भाप टरबाइन में। किसमें किया जाता है? भाप टरबाइन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि डॉट डॉट के लिए उगमन का उपयोग किया जाता है। कपलिंग इज यूज्ड। कपलिंग जो होता है वो किसी भी शाफ्ट की लंबाई को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया गन मेटल तांबे डॉट डॉट की मिश्र धातु है। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर्स। किस किस की मिश्र धातु होती है, इसके बारे में ये पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला दिया है टिन तथा जिंक। टिन तथा जिंक देख सकते हैं। टिन टिन तथा जिंक। टिन तथा जिंक में देखेंगे सीसा तथा जिंक, जिंक तथा निकिल, सीसा तथा निकिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टिन तथा जिंक। टिन तथा जिंक इसमें होता है कापर भी होता है। क्या होता है? कापर भी मिलाया जाता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। एच एस एस के धातु मिश्रण में तत्व के साधारण प्रयुक्त अनुपात है। द कॉमनली यूज्ड प्रोपोर्शंस ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स इन HHSR। तो हाई स्पीड स्टील में अभी हमने ऊपर ही बताया था कितने परसेंटेज होते हैं, 18:4:1 का परसेंटेज होता है। देखिए सब में दिया है 18:4:1, 18:4:1, 18:4:1। लेकिन अब 18:4 क्या होता है? 18:4:1 में क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दिया गया है 1 मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल की पूर्ण परिक्रमा आगे बढ़ती है। तो ये जो होता है 0.5 परिक्रमा आगे बढ़ती है। जब माइक्रोमीटर को एक राउंड घुमाते हैं तो 0.50 आगे बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दिया गया है पार्श्व ए में युक्त एक कुब क्षेत्रफल है। सरफेस एरिया ऑफ कुब क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ कुब क्षेत्रफल का जब निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6a स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है। डायरेक्ट फार्मूला ही दिया गया है। अगर इसी में हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो वो होता है 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया की अगर पूछे तो ठीक है, वो 4a स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दिया गया है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर जो होता है यानी कि वर्नियर बेवल चांदा का न्यूनतम लिस्ट काउंट क्या होता है, तो न्यूनतम लिस्ट काउंट उसका 5 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, एक बाह्य माइक्रोमीटर को ऋणात्मक त्रुटि सही रीडिंग से लिया जाता है। वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जोड़ने पर, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि घटाने पर, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि 2 बार जोड़ने पर, वास्तविक रीडिंग में से ऋणात्मक त्रुटि को 2 बार घटाने पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा 30वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जब हम जोड़ देते हैं तब वहां पर उसका सही रीडिंग आ जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि एक 50 से 75 बाह्य माइक्रोमीटर की शून्य रीडिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और वो 0 लगा देते हैं, जो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे माइक्रोमीटर का जो सबसे छोटा वाला होगा यहाँ पर जो देख दिया है 50 से 75, तो 50 से 75 तक जो होता है सबसे छोटी रीडिंग हो जाएगी 50। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो होता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में दिया गया है कि स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग किसके लिए किया जाता है? स्पॉट फेसिंग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो सतह को सपाट किया जाए ताकि बोल्ट का हेड जो होता है उस पर बैठ जाता है। बोल्ट का हेड क्या होता है, उस पर बैठ जाता है, इसलिए स्पॉट फेसिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि किसके द्वारा मशीन तुर्क पर ड्रिल चकों को रखा जाता है। ड्रिल चक्स आर हील्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। तो ये आर्बर के द्वारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आर्बर जो है क्या होता है, उसी में फिट किया जाता है ड्रिल के चक को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट जो होता है वो ड्रिल बिट को स्लिप से निकालने के काम में आता है। चक नट और ये ड्रा बैंडर्स, इसका कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एमरी, हीरा, कोरंडम। तो इसका 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के पार्श्वों से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे त्रिकोण का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि त्रिकोण मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज देखने के लिए हम कहते हैं कि समचतुर्भुज का जो फार्मूला होता है त्रिकोणीय क्षेत्रफल का निकालने का, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच। बी इंटू एच का मतलब हो गया, बी इसमें दिया गया है कितना आपका, बी दिया गया है 6 और एच दिया गया है 8। क्योंकि बड़ी भुजा कर्ल होती है तो कर्ल 10 होगी, तो यहाँ पे 1/2 और करेंगे जब बी और 8 तो 6 × 8 तो 8 6 48 हो जाएगा। 48/2 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि बटरेस थ्रेड का कोण कितना होता है, एंगल ऑफ बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड का एंगल जो होता है वो होता है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहाँ पे 47 डिग्री किसका होता है, ये 47.5 अगर दिया होता तो ये होता है बी ए थ्रेड का। और यहाँ पे 55 डिग्री जो होता है ये होता है बीएसपी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पीएसपी का होता है। अगला होता है एक्मी थ्रेड का, ये 29 डिग्री होता है एक्मी थ्रेड का। ये बीएसपी हो गया, ये एक्मी थ्रेड हो गया, ये बीए थ्रेड हो गया और ये वाला आपका बटरस थ्रेड हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में दिया गया है कॉलेट चक। कॉलेट चक की पकड़ किस लिए होता है, भारी कृत्यों के लिए, बड़े व्यास वाले कृत्यों के लिए, छोटे कृत्यों के लिए, स्मॉल जॉब, छोटे व्यास वाले कृत्यों के लिए। तो जो हमारा कॉलेट चक होता है वो छोटे व्यास के कृत्यों के लिए, स्मॉल डायस ऑफ जॉब के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन है। डॉट डॉट के लिए स्थिरक का उपयोग किया जाता है। ए स्टडी इज यूज्ड टू ड्राइव द जॉब, टू होल्ड द जॉब, टू सपोर्ट द जॉब, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे पूछा है स्टडी रेस्ट के बारे में। तो स्टडी क्या होता है, वो हमारे जॉब को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, समर्थन देता है, जिससे कि जॉब हमारा इधर उधर ना हो। आगे देखते हैं कैरियर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एक कैरियर यूज्ड, कैरियर का उपयोग कैच प्लेट के लिए, कैरिज के लिए, टेल स्टॉक के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो कैरियर जो होता है हमारा कैच प्लेट के लिए उपयोग किया जाता है, कैच प्लेट के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है डॉट डॉट के वर्तन के लिए मैंड्रिल को कार्यरत किया जाता है। ए मैंड्रिल इज एम्प्लॉयड फॉर द टर्निंग, बुश के लिए, स्लीप के लिए, गियर ब्लैंक के लिए, तुर्क पिस्टन हेड के लिए, कि बियरिंग बोल्ट के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बुश, स्लीव और गियर के लिए जो होता है वो क्या किया जाता है, ये मैंड्रिल, एक मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में है फॉर्म टूल प्लंजिंग विधि टेपर वर्तन की एक विधि है जो डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त की जाती है। फर्म टूल के द्वारा जो होती है वो बहुमात्रा में उत्पादन टेपर की छोटी लंबाइयों के लिए जहां यथार्थ मापदंडन होता है वहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर है निर्मित में सबसे बड़े व छोटे आकारों के बीच अनुमत अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर्ड। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, टॉलरेंस। हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं 37 नंबर। दिया गया किसी आरेखण में एक शाफ्ट 40 प्लस 0.68 माइनस 0.04 मिलीमीटर दिखाए गए हैं, उस शाफ्ट का कौन सा आकार सहिष्णुता के अंदर होगा, यानी टॉलरेंस के अंदर होगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखने से पहले आप क्या करिए, 40 में प्लस 0.8 जोड़ दीजिए, 40 पॉइंट हो जाएगा 0.68। और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा जो वैल्यू आएगी हायर लिमिट हो गया, हायर लिमिट हो गया। और लोअर लिमिट जो निकल के आएगी, लोअर लिमिट वो आ जाएगी 40, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि घटाएंगे 39 पॉइंट, अगर उसमें से घटाएंगे कितना 20 को, तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 9, 9 में से 4 गए 5, 58, 39.58 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके और इसके बीच में जो वैल्यू है वही आपका, जो वैल्यू नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप
तो ये दिया गया है 40 जीरो आपका दे दिया गया है 96, पहला दिया है 96 और 98, 40 दिया है और 40.068 दिया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40.096 क्या होगा, वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 39 वाला होगा, 40 वाला भी होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है, अंतर परिवर्तनीयता सामान्यता डॉट डॉट के लिए अनुयुक्त की जाती है। इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड। इंटरचेंजेबिलिटी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इंटरचेंजेबिलिटी का उपयोग जो होता है वो बहुत मात्रा में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो पार्श्व ए में युक्त एक समपार्श्व त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एक फार्मूले पे दिया गया है, √3 4/4a²। क्वेश्चन नंबर 40 है, संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट का जो उदाहरण होता है बैगन के चक्रों पर लोहे को टायर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इस्पात के बने स्टील रूल में निम्नतम लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल के बारे में पूछा गया। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्रेट बी के भी ब्लॉकों को किससे बनाए जाते हैं। ग्रेड बी के भी ब्लॉकों को किससे बनाए जाते हैं, देखिए ग्रेड बी होता है, ग्रेड ए होता है। तो ग्रेड बी के ब्लॉक जो होते हैं वो बनाए जाते हैं क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ग्रेड ए होता है वो किससे बनाया जाता है, वो हार्डनेस स्टील का बनाया जाता है, हार्डनेस स्टील का बनाया जाता है। आगे देखते हैं 43 नंबर। 43 में होता है, एस आई के अनुसार लंबाई का आधार डॉट डॉट है द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर द एस आई। तो एस आई में आधार यूनिट यानी कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 में दिया गया है, किसी कृतक के चतुरता तथा समतलता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। Which one of the following instrument is used to check स्क्वायरनेस एंड फ्लैटनेस। स्क्वायर और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुनिया का उपयोग किया जाता है स्क्वायरनेस और उसको चेक करने के लिए। गुनिया का लिस्ट काउंट कितना होता है, गुनिया इस तरीके से कुछ बनी होती है, इस टाइप की, ये 90 डिग्री होता है। और गुनिया का लिस्ट काउंट जो होता है 0.002 पर 10 mm होता है, ये इसका लिस्ट काउंट होता है। आगे देखते हैं, एक दुर्घटना होती है ए एन एक्सीडेंट, अनयोजबद्ध घटना, नियंत्रित घटना, अवांछनीय घटना, अनप्लान्ड इवेंट, अनडिजायरेबल इवेंट और नॉन कंट्रोलेबल इवेंट। तो इनमें से ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, चूंकि घटना जो है न तो अनियंत्रित है घटना है, आयोजनबद्ध घटना, अवांछित घटना। ऑप्शन नंबर डी इसमें सारे सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है कि आग का एक संयोजन है, फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। आग जो है किसका संयोजन है, ईंधन प्रकाश तथा ऑक्सीजन का, ईंधन ऊष्मा तथा ऑक्सीजन का, ईंधन ऊष्मा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, ईंधन प्रकाश तथा नाइट्रोजन का। तो जो आग होता है वो होता है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जब ये तीन चीज मिलती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये तीन चीजें मिलती हैं तब जो है आग हमारी जलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कर्तन गति के चयन पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये होता है which of the following factors will not influence the selections of the cutting speed। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, कार्य की सामग्री का व्यास, कार्य सामग्री या औजार सामग्री या किए जाने वाले निष्पादन। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य की सामग्री। डायमीटर ऑफ द वर्कपीस जो होता है वो गति के चयन पर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 48 नंबर। 48 में दिया गया है एच एस एस उपकरण का उपयोग करते हुए मृदु इस्पात के खरादन हेतु कर्तन गति कितनी रखनी चाहिए। जब हम हाई स्पीड स्टील से किसी भी माइल्ड स्टील की हम क्या करते हैं, कोई टर्निंग फेसिंग या कोई वर्क करते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है वो 35 से 50 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में दिया गया है कि M10 इंटू 1.5 की एक स्क्रू के लिए
एक नट बनाया जाता है, ड्रिल किए जाने वाले छिद्र का आकार कितना होगा? तो इसमें ड्रिल किए जाने वाले छिद्र का आकार पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है TDS यानी कि टैप ड्रिल साइज बराबर होता है, टैप ड्रिल साइज बराबर होता है आपका मेजर डाया माइनस पिच, मेजर डाया माइनस पिच। तो मेजर डाया कितना है 10 और पिच कितना है 1.5। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 8.5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस। तो दिया गया है 60 सेंटीमीटर लंबाई के एक दंड को आयत बनाने के लिए बंकित किया जाता है। एक पार्श्व 10 सेंटीमीटर है, दूसरा पार्श्व कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ये परिमाप, किसका परिमाप दिया गया है? आयत का परिमाप बराबर 60 दिया है। क्या दिया है? परिमाप बराबर 60 दिया है। तो आयत का परिमाप 60 दिया है। अब आयत का परिमाप जो होता है वो फार्मूला होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है वो इसमें लगा दीजिए। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो ये तो टोटल 60 दिया है। अब दो दो के 2 गुणे लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई जो इसमें दी गई है, एक भुजा पता है हमको, चौड़ाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए, और दूसरी भुजा हमको निकालनी है। तो हम कह लेते हैं चौड़ाई हमको दी गई है, लंबाई पूछा है, लंबाई कर लेते हैं, चौड़ाई हमको 10 दिया गया है, 10 लिख लिए, 60 लिख लिए। अब ये 2 तिहाई 60 यानी 30 आ गया। अब यहाँ से लंबाई जब निकालेंगे तो 30 माइनस प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्षतिग्रस्त या जंग लगे हुए थ्रेडों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डाई नट का, वृत्ताकार स्प्लिट डाई का, टू पीस डाई का, या डाई प्लेट का? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डाई नट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, यह एक धारदार छोर वाले उपकरण द्वारा धातु के सतहों के बहुत छोटे टिपों को निकालने की प्रक्रिया है। इस उपकरण को क्या कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरी स्मॉल चिप्स फ्रॉम द मेटल सरफेस मीन द स्क्रैप एज टूल। व्हाट इज द दिस टूल कॉल्ड एज? स्क्रैपर, चीजल, हेक्सा, या रीमर? तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि छोटे छोटे कणों में काट कर निकालता है उसको स्क्रैपर बोला जाता है। चीजल तो ये किसी भी धातु को अलग करने के लिए या चिपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेक्सा जो है धातु को अलग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। रीमर जो होता है वो धातु में पहले से बने होल को साफ करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्रैपर। अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 53। 53 में दिया गया है, एक क्रॉस स्लाइड का कार्य, द फंक्शंस ऑफ क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या होता है? क्रॉस स्लाइड का कार्य होता है कि किसी भी, पहले देखो दिया गया है टेल स्टॉक की फीड की आपूर्ति के लिए, चक की फीड की आपूर्ति के लिए। अगला दिया गया है टूल पोस्ट के लिए फीड की आपूर्ति के लिए, उपकरण के फीड की आपूर्ति के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, टूल पोस्ट के लिए फीड की आपूर्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में दिया गया है कि एक फूर चक में एक कृतक को ठीक ठीक ट्रू करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, चुंबकीय आधार से युक्त डायल परीक्षण सूचक, या इस्पात से बना स्टील रूल? तो इसमें जो फोर चक में कृतक को ठीक ठीक ट्रू सही करने के लिए हम लोग चुंबकीय आधार से युक्त डायल टेस्ट इंडिकेटर का, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक लेथ चक के आरोपण हेतु फॉर माउंटिंग ऑफ लेथ चक, हाथ से शुरू करें और पावर को स्विच ऑन करें और तुर्क शंकु का समंचन करें। पावर मात्र का उपयोग करें, केवल हाथ का उपयोग आरोपण करें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का हो जाएगा, केवल हाथ का उपयोग करें। ये नहीं होगा, न ये होगा, न ये होगा। क्योंकि जब भी हम माउंट एंड डिसमाउंट, यहाँ से माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग का मतलब है कि चक को जब हम खोलते हैं और बांधते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? केवल हाथ से ही उसका आरोपण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मिलीमीटर मोटाई की एल्यूमिनियम शीट सघनता 2.7 में का भार क्या होगा? तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम शीट डेंसिटी 2.7 ग्राम सीसी ऑफ साइज 1 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर थिकनेस इज। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए 1 मीटर चौड़ाई यानी कि डेप्थ जो दी गई है वो चौड़ाई जो दी गई है, चौड़ाई यहाँ पे हम कह सकते हैं चौड़ाई जो दी गई है, चौड़ाई है आपका
1 मीटर। 1 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में, तो वो बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर की। उसी तरीके से चौड़ाई हो गया। लंबाई, लंबाई निकालना होगा तो वो भी दिया गया है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के। उसके बाद दिया गया है मोटाई, मोटाई हो जाएगा 1 मिलीमीटर के दिया गया है, 1 मिलीमीटर मोटाई दिया गया, तो ये 0.1 सेंटीमीटर के हो जाएगा। उसके बाद आयतन जो होता है इसका, आयतन बराबर फार्मूला जो होता है, आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब इन तीनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 100 गुणे लंबाई 100 है और चौड़ाई 100 है और मोटाई यानी ऊंचाई हमारी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। इसको जब गुणा करेंगे, टोटल वैल्यू जो भी हमारा आयतन निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब वेट जो हमारा फार्मूला होता है, अब वेट यानी कि वेट बराबर जो फार्मूला होता है, वेट बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है v इंटू डेंसिटी। v इंटू डेंसिटी, डेंसिटी जो दिया गया है और उसमें दोनों का गुणा कर देंगे। डेंसिटी हमें दिया गया है सघनता 2.7 और v आ गया 1000, 1000 गुणे 2.7। जब इसका गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.7। 2.7 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। लेथ में रीमिंग की तुलना में बोरिंग का मुख्य लाभ क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ बोरिंग ओवर रिमिंग ऑफ द लेथ इज दैट। बेहतर संपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। किसी परिशुद्ध व्यास तक बोर की संपूर्ति का की प्रक्रिया अधिक जल्दी हो सकती है। बोरिंग बोर की कोई भी उत्केंद्रता को ठीक करता है, जबकि रिमिंग ऐसा नहीं करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर की कोई भी उत्केंद्रता को ठीक करता है, जबकि रिमिंग ऐसा नहीं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में दिया गया किसी लेथ में केंद्र के ऊपर जब किसी उपकरण को सेट किया जाता है तब उच्च गति कोण क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात कर रहा है कि जब हम किसी जॉब को क्या करते हैं, सेट करते हैं, इसकी उत्केंद्रता को निकालते हैं, तो इसमें पूछा है वो क्या होता है। यहाँ पे अगर इसको हम ये टूल बना दिया, अब यहाँ पे एक सेंटर हो गया। अगर ये सेंटर के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तब क्या होगा? जब ऊपर जाता है तो बढ़ता है, ठीक है ना। जब ऊपर सेट किया जाता है तो बढ़ता है, नीचे सेट किया जाता है तो घटता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या दिया गया है? 59 में दिया गया है किसी आरेखन में आयाम 25 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर बताया गया है कि, तो उसकी टॉलरेंस पूछ रहा है। तो सहिष्णुता उसकी क्या पूछ रहा है? टॉलरेंस क्या होगी। तो टॉलरेंस निकालने का फार्मूला जो होता है, हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहा जाता है। तो हायर लिमिट क्या है इसमें? हायर लिमिट की बात करें तो हायर लिमिट हो जाएगा 25 प्लस 0.02 और लोअर लिमिट हो जाएगा 24 प्लस 0. जो कि घटेगा 0.98 के। तो ये इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से अगर हटाना होगा तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करिए, आप यहाँ पे इसको घटा दीजिए और जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.04। 0.04 तो 0.04 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस स्थिति में अगर कहीं पर ऐसा पूछता है तो आप कुछ मत करिए, जो पीछे वाला दिया गया 0.02 को उसी को दुगना कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आपका डी आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि एक कार के दो वाइपर हैं जो अतिव्यापन नहीं करते। प्रत्येक वाइपर को थीटा अंश कोण में प्रसरण करने वाले 8 सेंटीमीटर लंबाई का ब्लेड होता है। ब्लेड के प्रत्येक प्रसरण में साफ किए जाने वाले कुल क्षेत्र क्या है? अब इसका क्वेश्चन जो होता है वो अगर आप निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूले पे दिया गया है, जो कि पूछा था दो
जो दो दो दिया था, 2 गुणे हम कर देंगे थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, तो बटे हो जाएगा 360। तो भाई या इसको हम एक कभी कभी और दे देता है, थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये आप टोटल 60 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया, जो कि इसरो में 2015 में आए हुए टर्नर टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन पेपर था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि लाइक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोज आपके लिए लाके आता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियोज देखे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आगे हम टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इन तीनों की प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी और धीरे धीरे एक एक वीडियोज आपको उसमें मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके इसरो की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट तीनों एग्जाम की, तो उसमें जाके आप अपने संबंधित टेट का पेपर एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।